दोस्तों क्या हाल चाल। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 पदार्थ का आणविक सिद्धांत। अब ये हमारा लेक्चर नंबर 19 होगा। बाकी इससे पहले जितने वीडियो आ रहे हैं सब आप लोग जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग जाके पहले वो वीडियो प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। बाकी अब हम लोग की स्पीड लगभग ठीक हो गई है। मई आ गया है, चैप्टर 10 पे हैं, 20 चैप्टर है, लगभग हो जाएगा। उतने कोई टेंशन की बात नहीं है। 20, 25, 26, 24 चैप्टर हैं, आराम से हो जाएगा। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब बात करते हैं पदार्थ का आणविक सिद्धांत, अणुगति सिद्धांत, पदार्थ का अणुगति सिद्धांत। अब पहले हेडिंग इसमें पदार्थ के मूल लक्षण। पदार्थ जो होता है, पदार्थ क्या होता है? अणुओं से मिलकर बना होता है। अब पदार्थ के मूल लक्षण क्या होते हैं? पदार्थ का मूल लक्षण होता है, पहला होता है पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। पहली चीज क्या होगी पदार्थ के लक्षण में? पहला लक्षण होगा पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है, इसमें नियमित गति होती है, इसमें निरंतर गति होती है, इसमें निरंतर गति होती है। पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है और इसमें निरंतर गति होती है। अणुओं के बीच यह गति, अणुओं के बीच यह गति अनियमित गति होती है। क्या कौन सी गति होती है? पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है और दूसरी बात इसमें नियमित गति होती है, निरंतर गति होती है, निरंतर गति होती है। पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है, पहली बात। दूसरी बात इसमें निरंतर गति होती है और इनकी जो निरंतर गति होती है वो अनियमित गति होती है। क्या होती है? अनियमित गति होती है। अणुओं की इस गति को, जो ये गति होती है, इसको बोलते हैं आणविक प्रक्षोभ। इस गति को क्या बोलते हैं? आणविक प्रक्षोभ गति कहते हैं। इसको आणविक प्रक्षोभ गति, आणविक प्रक्षोभ कहते हैं। ये जो अनियमित गति होती है अणुओं की, ये आणविक प्रक्षोभ कहते हैं इसको। अब अगली बात है पदार्थ के अंदर, पदार्थ है कोई, उसके अंदर किन्हीं दो अणुओं के बीच, मान लो ये कोई पदार्थ है, इसमें ये अणु है, ये अणु है, ये अणु है, ये अणु है, इनमें दो पदार्थों के बीच, दो अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है, जो जगह बचती है, जो पदार्थ में अणुओं की दो अणुओं के बीच जो स्थान बचता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं? आणविक स्थान, अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। उनको बोलते हैं अंतरा आणविक स्थान। पदार्थों में दो अणुओं के बीच जो स्थान बचता है, जो स्थान जगह बचती है, कोई भी चीज को छुआने की कोशिश करिए, इसको छुआ रहे, हमें दिख रहा है कि पूरा छुआ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी भी जगह बच रही होगी। दो अणुओं के बीच जो स्थान बचता है उसको आणविक स्थान कहते हैं। अब पदार्थ के अणुओं के बीच एक बल कार्य करता है। ये जो पदार्थ हैं, इसमें जो अणु हैं, इनके मध्य, इनके बीच में एक बल कार्य करता है, उसको अंतरा आणविक बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक बल कहते हैं। मेन बात मूल लक्षण के बारे में बात हो गई। मूल लक्षण क्या क्या है? ये अणुओं से मिलकर बना होता है, इसमें निरंतर गति होती है। कैसी गति होती है? अनियमित गति होती है। और इसमें जो रिक्त स्थान होता है, इसमें उसको क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं। इनके मध्य एक बल कार्य करता है अणुओं के मध्य, उसको क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक बल। ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं पदार्थ का आणविक सिद्धांत। पदार्थ का आणविक सिद्धांत, पदार्थ का जो अणुगति सिद्धांत, पदार्थ का अणुगति सिद्धांत। पदार्थ का जो कि इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न पदार्थ, विभिन्न प्रकार के पदार्थ विभिन्न प्रकार के अवस्थाओं में पाए, विभिन्न, इस सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ, चूंकि जो अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस, ये तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं। इनके रूप में इनको, वैसे तो 5 होती है, प्लाज्मा और वो होती है, लेकिन मुख्य 3 होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ की अवस्थाओं में गैस, ठोस और द्रव्य के, गैस के लिए अणुगति सिद्धांत निम्न तरह से है। मतलब अणुगति सिद्धांत के मॉडल जो है वो प्रतिपादन है। मतलब अब ये तो हो गया। अब इसके नीचे कौन कौन से होंगे? ये पदार्थ के एक मेन हेडिंग है कि इनके अणुगति सिद्धांत। अब इसके अंदर ये जो ठोस, गैस और द्रव्य, ये 3 मेन हैं, उनके लिए अलग अलग एक मॉडल दिया गया है, जो ये है। एक तो गैस हो गया, दूसरा क्या हो गया? ठोस का हो गया, तीसरा क्या हो गया? द्रव्य क्या हो गया। अब गैस के अणु अनियमित रूप से गति करते हैं। जो गैस के अणु होते हैं, जो गैस में जो अणु होते हैं, वो अनियमित रूप से गति करते हैं। एक निश्चित गैस के अणु एक समान दृढ़ता से अति सूक्ष्म कण होते हैं। जो नियमित गैस के होते हैं वो अति सूक्ष्म कण होते हैं उसमें। अगली बात है गैस के दो अणुओं के बीच की टक्कर को पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। इनके जो अणुओं के बीच की जो टक्कर होती है पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। अब बात करते हैं अणुओं के,
ये हो गया दो, मैंने बता दिया कि एक क्या होते हैं, इनके जो बीच की टक्करें होती हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ होती हैं, और दूसरी चीज इसमें अणु के जो अनियमित रूप से गति करते हैं, इसके जो अणु होते हैं वो अनियमित रूप से गति करते हैं। एक निश्चित अणु एक समान अतिधूम सूक्ष्म कण होते हैं। ये चीज हमारे एक चीज हो गई। ज्यादा बताने से, किताब को रटवाने से, कोई बुलवाने से फायदा नहीं, किताब आपके पास भी, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन है मैं बता दे रहा हूँ। अब मेन ये सब टॉपिक क्लियर होंगे, इसमें तो मेन थ्योरी ज्यादा ही है, इसके जो मैं एमसीक्यू लगवाऊंगा उसमें ये आपको क्लियर होंगे। चलिए इसका भी हो गया। अब बात करते, इसको आगे मैं ऐड कर लूँ ठोस के और गैस के। एक मिनट, अब बात करते हैं ठोसों का अणुगति मॉडल। ठोसों का अणुगति मॉडल, ये जो 3 मॉडल है इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता दे रहा हूं। अब इसे ठोसों के अणु के बीच की दूरी, जो ठोसों के अणु होते हैं, पदार्थ जैसे हुआ पदार्थ की अवस्था है, उसके ठोसों के बीच के जो अणु होते हैं, उन अणु की जो बीच की दूरी होती है वो 10⁻⁻10 मीटर लगभग होती है। 10⁻, उनके बीच की दूरी जो होती है वो साम्य दूरी के लगभग के बराबर होती है। साम्य दूरी कितनी होती है? 10⁻⁻10। अगली बात क्या है? ठोसों को गर्म करने से उनके अणुओं के बीच दोलन का आयाम बढ़ जाता है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो इनके, जब ठोसों को गर्म करा जाता है तो इनके अणुओं के बीच का आयाम जो है वो बढ़ जाता है। अब बात करेंगे, 2 इसमें बता दिए, 2 इसमें बता दिया। अब द्रव का आणविक मॉडल। द्रव का आणविक मॉडल, द्रव में उसके अणु की स्थिति निश्चित नहीं होती। द्रव में जो उनके अणु होते हैं वो निश्चित नहीं होती। देखो पानी गिराया, उड़ गया, खत्म, इधर उधर बह गया। तो द्रव के अणु की जो द्रव में जो अणु होते हैं उनकी स्थिति जो होती है वो निश्चित नहीं होती है, उसके अणुओं की स्थिति निश्चित नहीं होती है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, इसका आयतन तो निश्चित होता है, जिस बर्तन में रख दो वो आयतन खेल उतना आयतन का हो जाता है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है। आयतन तो उसका होता है कि जग में डाल दो तो जग के आयतन का हो गया, भगोने में डाल दो तो भगोने का, परात में डाल दो, थाली में डाल दो तो उसके आयतन का। इसका जो क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं तब तक। अब पढ़ेंगे बायल्स का नियम। बायल्स का नियम पढ़ना है, इसके बाद 2-3 हेडिंग और है, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब बात करेंगे बायल का नियम। बायल का नियम क्या है? अगर कहीं स्थिर ताप हो, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन किसी स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस बात खत्म। स्थिर ताप पर गैस के किसी स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, किसी स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उस गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस, एक बार में पढ़ना है, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उस गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, मार्कर चेंज कर लूं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है? जो होगा इसके बटे के नीचे होगा, तो क्या होगा? दाब के, मतलब P बराबर प्रेशर बराबर बटे में क्या? V मतलब आयतन, वॉल्यूम। ये हो गया हमारा ये सब, बस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब P1 P2 ये सब रखा जाता है न्यूमेरिकल के हिसाब से, वैसे मेन जो है ये P प्रोपोर्शनल टू 1/u। दाब जो होता है उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? गैस के निश्चित स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बात करेंगे दाब। दाब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पे आरोपित बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल को दाब कहते हैं। यह चीज मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाई है। दाब किसे कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित, एकांक मतलब एक पर, अगर कहीं एक जगह एकांक मतलब एक होता है, एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित दाब को, आरोपित बल को दाब कहते हैं। F बराबर P बराबर F/A। अगर A रख देंगे तो P बराबर F हो जाएगा, तो वही तो बात हुई। एकांक क्षेत्रफल मतलब एक रखने पे जो दाब होता है वो बल के, आरोपित बल जो होता है वो दाब के बराबर होता है। बस यही बात समझानी थी, खत्म से टाटा बाय बाय। चलिए अब बात करते हैं दाब का नियम। स्थिर ताप, दाब का नियम किसी गैस का दाब उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी गैस दाब का नियम क्या बताया गया है कि
कि गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। गैस दाब का नियम क्या है, बस एक सब लाइन में पढ़ना है कि एक लाइन में पढ़ना है, गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। गैस का दाब मतलब P प्रोपोर्शनल टू समानुपाती, गैस का दाब उसके ताप के ताप के समानुपाती होता है, तो P प्रोपोर्शनल टू T। T मीन्स टेम्परेचर, ताप, जो समझना हो समझ लो। अब P को क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2, इधर T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2, ये भी हो सकता है। मेन फॉर्मूला तो P प्रोपोर्शनल टू T है, वो तो हमें देने पे है कि न्यूमेरिकल में कैसी क्वेश्चन दे रहा है, तब उस चीज को सॉल्व होगी कि P1 P2 रखना है कि P प्रोपोर्शनल टू T है तो डायरेक्ट लगा देना है, प्रोपोर्शनल हटा के क्या रखना है, ये सब चीजें न्यूमेरिकल में अगर न्यूमेरिकल लगेंगे इसके तो लगाए जाएंगे। लगाने जाने का मतलब है कि अगर आने होंगे पेपर में तो वो चीज देखते हुए लगाए जाएंगे। अब आदर्श गैस की भी परिभाषा सुनते हैं। आदर्श गैस ताप तथा दाब की प्रत्येक अवस्था में बायल, चाल तथा दाब के नियम का पालन करती है। इसके अणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसके अणु के बीच आकर्षण बल नहीं होता, इसके आयतन प्रसार गुणांक तथा दाब प्रसार गुणांक बराबर होता है। आदर्श गैस जो होती है ताप तथा दाब के प्रत्येक अवस्था में, आदर्श गैस जो होती है वो दाब तथा ताप के प्रत्येक दशा में बायल्स का चार्ल्स के नियम का पालन करती है। जो इनके नियम का पालन करती है, जो बायल्स के और चार्ल्स बायल चाल के तथा दाब के बायल चाल तथा दाब के नियम का जो पालन करती है वो गैस आदर्श गैस होती है। इसके अणु क्या होते हैं, इसके जो अणु होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। जो सीधी बात, आदर्श गैस कौन सी होती है, जो बायल और चाल का तथा दाब का नियम का पालन करती है, आदर्श गैस होती है बस। अब इसकी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, आदर्श गैस समीकरण है, ये चीज इस बार में नहीं पढ़नी है, मतलब ये न्यूमेरिकल में आएगा तो मैं लिखवा दूंगा, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन लिखनी है, डेरिवेशन सॉल्व कराने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब पॉलिटेक्निक है सब लोग जान रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन का पढ़ना है, केवल 1 मिनट रहता है कि 1 मिनट के अंदर करना है सवाल को, बस इक्वेशन याद होनी चाहिए, बस इस जगह रखना है। P प्रोपोर्शनल टू याद है, दाब का नियम क्या है, P प्रोपोर्शनल टू, बस इतना पूरी थ्योरी नहीं रखना है कि इसका दाब उसके ताप के समानुपाती हो। अगर याद होगा कि ये तो ऑलरेडी आप लोग लगा लेंगे। चलिए अब लास्ट हम लोग का बढ़ेगा डाल्टन का आंशिक दाब का सिद्धांत, दाब का आंशिक दाब का नियम। अब इसको मैं इरेज करता हूं, उसके बाद बात होती है। अब डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, मतलब थ्योरी खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग को लगाना होगा 10 न्यूमेरिकल या एमसीक्यू, जिस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। अब इनका डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या है, इनका नियम है किसी पात्र में, कोई पात्र है, कोई बर्तन है, आवाज आ रही होगी, हाँ, किसी पात्र में कोई भी बर्तन है, किसी पात्र में अक्रिय गैस के मिश्रण का कुल दाब, अक्रिय गैस के मिश्रण का कुल दाब मतलब P जो है उनके पृथक दाबों के योग के बराबर होता है। जो उनका कुल दाब होता है वो पृथक दाब के योग के बराबर होता है, मतलब P1 P2 प्लस P3, अगर ये n टाइम के लिए तो डॉट 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 प्लस Pn। P जो होता है, जो कुल दाब होता है, वो उनके पृथक जो डाल्टन के हिसाब से जो अक्रिय गैसों के मिश्रण का किसी पात्र में अक्रिय गैसों के मिश्रण का जो कुल दाब होता है, वो जो कुल दाब होता है उनके पृथक दाब के योग के बराबर होता है, मतलब P1 से Pn तक के बराबर होता है। बस इसमें यही था, जहाँ पे जो P है वो मिश्रण द्वारा आरोपित दाब है, जो P है वो मिश्रण द्वारा आरोपित दाब है, जो मिश्रण है उसके द्वारा आरोपित दाब है, और जो P1 P2 है वो मिश्रित गैसों में आंशिक दाब है। ये जो क्या है, ये आंशिक दाब है, और ये क्या है, आरोपित दाब है। क्या है ये, आरोपित दाब। ये P जो है ये आरोपित दाब है, और ये जो है वो आंशिक दाब है। बाकी इस तरह से हमारा चैप्टर ये खत्म। कल हम लोग इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हो सकता है कि जुलाई से आप लोगों के जो लोग 10th पास किए हैं, 11th या पास किए, जो भी कर रहे हो उनके बताइएगा और लोगों से कि 12th की फिजिक्स की क्लास इस चैनल पे चलेगी। बाकी सबको नमस्कार, और चैनल पे सपोर्ट करिए। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade.